हेलो दोस्तों, मैं विवेक रैया फिर से आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर एजी वर्ल्ड पर। आज हम जो है नंद वंश देखेंगे। मगध का जो तीसरा वंश है नंद वंश। ठीक है, क्या हुआ 344 बीसी में जो शिशुनाग वंश का आखिरी राजा हुआ कालाशोक के बाद नंदीवर्धन को क्या करा, इसी के मंत्री या फिर कह लो सामंत जो होते हैं, फ्यूडिटरी जो होते हैं सामंत, इसी के मंत्री या सामंत ने कौन है, महापद्मानंद ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और मगध पर शासन करने लगा। कौन सा वंश स्थापित किया, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश कब किया, 344 बीसी में। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। यहाँ से आगे देखेंगे। ठीक है, नंद वंश के बारे में। नंद वंश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टिक कर लेना ऐसे दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। और जो आर्यक वंश, शिशुनाग वंश इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, नंद वंश और मौर्य वंश ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक फाउंडर कौन है इसका, किसने फाउंड की ये डायनेस्टी, तो महापद्मानंदा। कब की, तो 344 बीसी में। ठीक है, 344 बीसी में महापद्मानंदा। ठीक है, बात करूं महापद्मानंदा की, तो ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। अभी तक जितने भी शासक आए मगध में, उनमें से सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, महापद्मानंदा, जो अब जी आए हैं। ठीक है, महापद्मानंदा। इन्होंने क्या करा, अस्सक को जीत लिया, अस्सक या अस्मक। ठीक है, सूरसेन को जीता, जो महाजनपद है, महाजनपद के नाम सूरसेन। पंचाल को जीता, पंचाल या जहाँ की पांचाली थी महाभारत में। ठीक है, और किसको जीता, अंग को जीत लिया, अंग। कुरु को जीता और इक्ष्वाकु, इतने सारे महाजनपद को इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। तो क्या 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 एक शक्तिशाली पराक्रमी व योग्य शासक थे। ठीक है, बात करूं, ये क्या थे, पहला जो नंद वंश है, ये पहला शूद्र वंश है मगध पर, पहला शूद्र वंश। अब क्वेश्चन ये आएगा पेपर में कि मगध पर पहला शूद्र वंश कौन सा था, नंद वंश। और ये भी आ सकता है कि मगध पर पहले शूद्र वंश की स्थापना किसने की, तो महापद्मानंदा ने। ठीक है, पहला शूद्र वंश। आपको पता होगा कि हमारा कास्ट सिस्टम मैंने पढ़ाया था, वर्ण सिस्टम। ठीक है, उसमें से 4 वर्ण मैंने आपको बताए थे कि ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शिशुनाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और कौन थे, शूद्र। ठीक है, वैश्य और कौन थे, शूद्र। तो सबसे जो निचली आता है, सबसे निम्न जाति जो आती है, निम्न जाति, वो कौन सी होती है, शूद्र होती है। ठीक है, और जो अभी तक जो जितनी भी डायनेस्टीज थी, हर्यक डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी, वो किससे थे, वो लोग थे ब्राह्मण। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मण वगैरह, जो शूद्र वगैरह, जो नीचे निम्न जाति के होते थे, उनसे मतलब थोड़ा भेदभाव किया करते थे। ठीक है, अच्छा व्यवहार नहीं करा करते थे, दुर्व्यवहार करा करते थे। तो इसलिए बार बार समंता महापद्मानंदा आ रहा है। समंता महापद्मानंदा तो कलिंग के राजा थे। ठीक है, ये तो मोली महापद्मानंदा। तो इसलिए महापद्मानंदा ने कसम खाली कि जिस दिन मैं गद्दी पर बैठूंगा मगध की, उस दिन में जितने भी मगध और उत्तरी भारत की जितने भी क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है, उनका मैं क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। उनको क्या कर दूंगा, उनका नाश कर दूंगा, उनको मिटा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये बैठा गद्दी पर, इसने सबसे पहले क्या करा, उत्तरी भारत में जितने भी मगध के क्षत्रिय शासक या लोग थे, मंत्री थे, सबको मार दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया। मगध को क्या कर दिया, क्षत्रियों से भिन्न कर दिया। ठीक है,
तो इसलिए इनके अन्य नामों में क्या आते हैं, अन्य नाम देख लो, इनके अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारा अन्य नाम देख लो, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम क्या आते हैं, सर्व सर्व छत्रांतका, सर्व छत्रांतका, ठीक है, सर्व छत्रांतका, और द्वित परशुराम, द्वित परशुराम, द्वित परशुराम, और क्या था, सर्व छत्रांतका, द्वित परशुराम, और उग्रसेन, 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 और एक राट, एक राट, ये इनके क्या अन्य नाम या तो कह लो उपाधियां इनको मिलेंगी, ठीक है, उपाधि कह लो या अन्य नाम कह लो, ठीक है। सर्व छत्रांतक का मतलब क्योंकि इन्होंने मगध के और उत्तरी भारत के सभी क्षत्रियों का अंत कर दिया, तो इसलिए उपाधि कौन सी थी, सर्व छत्रांतका। सर्व मतलब सभी, छत्र मतलब क्षत्रिय, और अंत का मतलब अंत करने वाला, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। द्वितीय परशुराम क्यों थी, क्योंकि आपको पता होगा रामायण में परशुराम भी ऐसे ही थे जिन्होंने, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को छत्री बीन कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, सेकंड परशुराम, सेकंड परशुराम, ठीक है। उग्रसेन, उग्र मतलब बहुत बड़ी, सेन मतलब सेना, जिसकी बहुत बड़ी सेना हो, विशाल सेना हो, उसको क्या कहा गया, उग्रसेन। इसलिए आपको पता होगा महापद्मनंदा के पास 3-4 लाख की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। एक राट, जो विराट हो, मतलब विराट हो, ठीक है, इसलिए इनको एक राट कहा गया, ठीक है। अब इतनी सब हो गया है, आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप इसे। सब तो मैं और आगे बताता हूँ। अब महापद्मनंदा ने कौन कौन से जनपद, जो 16 महाजनपद में से कौन कौन से जनपद इन्होंने जीते, महाजनपद जीते, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जीते इन्होंने, अस्पाकी, ये याद रख लो, अस्पाकी, ट्रिक है अस्पाकी, एक तरह का एक्रोनिम समझ लो, अस्पाकी। ए से मतलब अशक, ए से मतलब अशक, एस से मतलब सूरसेन, जो हमारा मथुरा वाला सूरसेन, ठीक है, सूरसेन, सूरसेन, ओके। पी से मतलब पंचाल, पांचाल, ओके। ए से मतलब कौन, ए से अंग, अंग, और के से मतलब कौन, कुरु, कुरु जनपद। आपने, मैंने सब जनपद पढ़ाई है अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो, और जिन जनपद में तो नहीं आती, क्योंकि कौशल जो कौन से महाजनपद में आती है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी कौशल में आती है, कौशल महाजनपद। तो क्या इक्ष्वाकु, 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 इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे, श्री राम इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। बात करें इक्ष्वाकु वंश कहाँ पर था, तो कौशल, एक तरह से कौशल कह लो, कौशल में चल रहा था इक्ष्वाकु वंश, ओके। तो इतने सब इन्होंने क्या करा, इतने लोगों को डिफीट करा, इतने महाजनपदों को इन्होंने क्या करा, डिफीट करा, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी महाजनपद उस टाइम में, सबसे बड़ा राज्य, पावरफुल राज्य कौन सा था, कलिंग, कलिंग को भी इन्होंने परास्त किया, कलिंग, ठीक है, कलिंग। अब मैं सभी की बात कर लेता हूँ कि मैप में दिखा देता हूँ इनका रीजन कहाँ तक था, एरिया कहाँ तक फैला था। 344 BC टू 323 BC। महापद्मनंदा का जो टाइम पीरियड था, काल था, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, तो 344 से 329 BC, याद रखना, ठीक है। याद भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पूछे नहीं आते, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जगह इन्होंने जीती, ठीक है, मैप के थ्रू। नेपाल हो गया,
ठीक है, ये सिक्किम, ये भूटान हो गया छोटा वाला, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस टाइप का कुछ हमारा भारत का मैप है। गुजरात, ये कौन सा उत्तर पश्चिम राजस्थान, ये ऊपर उत्तर कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश। ये मैप हो गया, ठीक है। अब अच्छे से समझ लेना कौन कौन से राज्य इन्होंने जीते थे। पहला था अस्सक। अस्सक, अस्सक कहाँ पर था? अस्सक ये वाला एरिया था। ये वाला कौन सा था? अस्सक, ये मतलब अस्सक, ठीक है। अस्सक ये वाला था, ये अस्सक, ठीक है। अब दूसरा कौन सा जीता? सूरसेन। सूरसेन मतलब मथुरा, सूरसेन मतलब मथुरा, मथुरा के आसपास करिए, ठीक है। सूरसेन, अस्सक, ठीक है। अस्सक सूरसेन हो गया। अब कौन सा जीता? पंचाल, ऊपर वाला जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है। पंचाल उत्तर प्रदेश, और तो उत्तर प्रदेश में आता है इसका अस्सक। अब कौन सा जीता? अंग, जो इधर है ऊपर, हाँ अंग, सॉरी जो बंगाल साइड का, बंगाल साइड का अंग, हाँ अंग। अब कौन सा जीता? कुरु, जो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला, ठीक है। अब कौन सा जीता? इक्ष्वाकु इधर का, ठीक है। और इन्होंने कौन सा जीता? सबसे बड़ा जो राज्य था यहाँ पर कलिंग, उड़ीसा में, वो भी इन्होंने जीता। तो इनका रीजन, टोटल एरिया इनका कितना हो गया? कहाँ तक इनका साम्राज्य फैल गया, साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया देखते हैं, ठीक है। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इतना एरिया कौन किसका था? महापद्मानंदा का, महापद्मानंद का, ठीक है। अब देखो ये इतना एरिया, ये मगध का पूरा एरिया, नंद डायनेस्टी का। अब कोई यहाँ से, यहाँ तो समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अटैक तो कोई करेगा नहीं, विदेशी विदेशी, ठीक है। यहाँ क्या हिमालय है, यहाँ से अटैक भी नहीं करेगा। यहाँ पर क्या बे ऑफ, वो कम बात की गाड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ से भी नहीं करेगा। अब खतरा इनको कहाँ से था? खतरा यहाँ से था, उत्तर पश्चिम से, ठीक है। यहाँ से खतरा था इनको, और अटैक हुआ भी यहाँ से। आपको पता होगा 326 BC में, आगे मैं बताऊंगा जाकर, सिकंदर ने यहीं से अटैक किया था, तक्षशिला से, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो ये हो गया इनका रीजन, ठीक है, इनका रीजन। कहाँ से कहा था इनका साम्राज्य, ठीक है। अब देखो जब हर्यक डायनेस्टी हुई, हर्यक डायनेस्टी, उसका कहाँ तक था? इतना था, इतना, ठीक है, इतना हुआ। और जो शिशुनाग वाले आए उन्होंने क्या करा? इतना कर लिया। लेकिन जो नंद वाले आए उन्होंने क्या कर लिया? इतना, मतलब कलिंग पर और अस्सक पर भी कब्जा कर लिया, तो इतना हो गया, समझो इसको, ठीक है। अब मैं एक चीज थोड़ी बहुत जगह बता दूं, क्या इम्पोर्टेंट जगह। देखो ऊपर क्या था? ऊपर पाकिस्तान में क्या था? गंधार, पाकिस्तान में क्या था? गंधार, ठीक है। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, अभी तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और ऊपर क्या था? कम्बोज, कम्बोज हमारे पास, कम्बोज, कम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक, ठीक है। तो तक्षशिला में क्या था? तक्षशिला में क्या था? तक्षशिला में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। वहां पर शिक्षा का उस टाइम पे सबसे बड़ा केंद्र, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी? तक्षशिला, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र, लगभग 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे वहां पर, इतिहास, राजनीति, युद्ध कौशल, बहुत विषय पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है तक्षशिला। और अटैक भी कहाँ से? तक्षशिला से ही होते थे, तक्षशिला या फिर इधर से सिंध से। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो यहीं से तो हुए हैं। जैसे दारा, जो आगे बताऊंगा, दारा पर में आक्रमण करा, जो अखमनी डायनेस्टी का था, ईरान का था, उसने सिंध से करा, ठीक है। और जो वो था अपना सिकंदर था, उसने कहाँ से करा? तक्षशिला से होकर करा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जगह मैंने बता दी, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक। और इधर कहाँ था? ईरान, इधर ईरान था। और उधर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या था? मकदूनिया, ऊपर क्या था? मकदूनिया, मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया। यहाँ का शासक कौन था? शासक कौन था? सिकंदर, सिकंदर, ठीक है। और ईरान में क्या था? हकमनी वंश, हकमनी डायनेस्टी। तो ये समकालीन, समझ लो समकालीन,
यूनान में कौन बैठा था? यूनान का शासक सिकंदर, और उसी टाइम पे ईरान का शासक कौन है? हाकमन। ये मैंने इसलिए बता दिया, आगे चलकर काम आएगा आपको, ठीक है। अब मैं डाल दूँ, अब आगे और भी देखेंगे नंद का। ओके, अब देखो कलिंग, इसने कलिंग को भी जीता था। महापद्म नंदा ने क्या करा था? कलिंग जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसको भी जीता था। तो इसका हमको जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? तो कलिंग के एक राजा हुए खारवेल। खारवेल, खारवेल का कौन सा अभिलेख आता है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको जानकारी किसकी मिलती है? हमें किसकी जानकारी मिलती है? क्योंकि महापद्म नंदा ने क्या जीता था? कलिंग को। हमें कलिंग की जानकारी मिलती है, कलिंग विजय। कलिंग विजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल। यही जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी से, इसमें ही सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, ठीक है, भारतवर्ष। अब बता दूं मैं कि जो पढ़नी आपने सुना होगा, संस्कृत व्याकरण के जो आचार्य थे या बहुत विद्वान थे, पढ़नी, वो इन्हीं के समकालीन थे, इन्हीं के पुरोहित थे, प्रीस्ट थे, ठीक है। पुरोहित इनके कौन थे? महापद्म नंदा के पुरोहित कौन थे? तो पढ़नी थे, पढ़नी। पढ़नी, इन्होंने कौन सी लिखी? किताब लिखी एक अष्टाध्यायी, बहुत पूछी जाती है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, 8 चैप्टर थे टोटल संस्कृत भाषा के, 8 संस्कृत व्याकरण की थी, संस्कृत ग्रामर की समझ लो, ठीक है। 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स थे, 8 अध्याय, ठीक है, 8 चैप्टर थे, ठीक है। इसको क्या माना जाता है? संस्कृत भाषा की पहली किताब, संस्कृत भाषा की पहली किताब, ओके, हो गया। अब इनके बाद महापद्म नंदा के, याद रखना, महापद्म नंदा के कितने बेटे थे? 8 बेटे थे, 8 बेटे थे, 8 बेटे थे, ठीक है। 8 बेटे में से, 8 बेटे में से जो सबसे छोटा था, सबसे अनुज था, सबसे छोटा था कौन था? धनानंद, 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 या फिर इसी को कहते हैं क्या? अग्रसेन, अग्रसेन, ठीक है। वो अपने सभी भाइयों की हत्या कर कर क्या बनता है? अगला रूलर बनता है मगध का, नंद वंश का अगला रूलर बनता है, ठीक है, धनानंद। सब देख लेते हैं धनानंद, धनानंद, ठीक है, धनानंद, धनानंद। टाइम पीरियड क्या है इसका? तो 329 से लेकर 323 BC तक, ओके। अब मैं बात करूं धनानंद की, इसी के समकालीन कौन थे? समकालीन लिख लो, समकालीन, समकालीन इसी के कौन थे? सिकंदर इसका समकालीन था, सिकंदर, सिकंदर। क्योंकि आपको पता होगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 345 BC में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी उसकी? 323 BC में, ठीक है। और इसकी भी मृत्यु 323 BC में, तो दोनों समकालीन तो हुए, एक ही टाइम के तो हुए दोनों, ठीक है। तो इसलिए समकालीन जो सिकंदर, लेकिन यूनान का था, मकदूनिया पर शासन कर रहा था, ठीक है, धनानंद, ठीक है। और तक्षशिला में किसका राज था? तक्षशिला, तक्षशिला में कौन राज कर रहा था इसी के टाइम पर? तक्षशिला में आम्बी कुमार, आम्बी कुमार, ओके, आम्बी कुमार। पंजाब में कौन राज कर रहा था? शासन कौन चला रहा था पंजाब में? कौन? पोरस। तो ये क्या देश के समकालीन थे, समकालीन। लास्ट रूलर ऑफ, ये क्या था? अंतिम शासक था, अंतिम शासक, नंद डायनेस्टी का क्या? अंतिम शासक, अंतिम शासक। अब मैं आपको धनानंद के बारे में कुछ बता दूं। धनानंद जो था काफी अत्याचारी व्यक्ति था, अत्याचार करता था लोगों पर, मतलब अपने पिताजी के जस्ट अपोजिट कौन था? धनानंद। बिल्कुल भी गुण नहीं थे इसमें राजा बनने के, लेकिन ये बन गया सहायता से किसी के, ठीक है। अत्याचार करता था, क्रूर था बहुत ही, किसी को इसकी परवाह, इसको किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस अपने भोग विलास में खोए रहना, ठीक है, अपना अपना शौक को आराम देखना, ठीक है, ये सब इसके। और लोभी बहुत था, लालची बहुत था, तभी तो इसका नाम धनानंद दे दिया इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने इसका नाम धनानंद क्यों रखा? क्योंकि ये मतलब धन इकट्ठा करने में लगा रहता था सदैव,
धन इकट्ठा है, मतलब राजस्व में से चोरी, प्रजा से ज्यादा कर वसूलना तो धन आएगा, ठीक है। बहुत सा आपको पता होगा जो खोज हुई थी पटना में गंगा नदी के किनारे, तो उसमें तो बहुत सारे सोने की मुद्रिकाएं मिली थी, सोना मिला था। तो आशंका ये जताई जाती है कि वो सोना किसका था, धनानंद का था, क्योंकि सबसे लालची जे कौन सा था सकता, यही था धनानंद। और यही छुपा छुपा कर रखता है ऐसी जगह पर गंगा नदी के पास या और गुफा वगैरह में, ठीक है। इसलिए इसका अंत भी आपको पता है, जो व्यक्ति बेकार होता है, बुरा होता है, उसका अंत भी निश्चित होता है, तो इसलिए इसका अंत बहुत जल्दी होगा, ज्यादा शासन नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। लगभग 6 वर्ष शासन कर पाएगा, 6 वर्ष, और 6 वर्ष में इसका अंत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पूरी थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ क्या हुआ। अब देखो इसी के टाइम पर क्या होता है, धनानंद के टाइम पर सिकंदर भारत आता है आक्रमण के लिए। सिकंदर का कौन था, सिकंदर का अन्य नाम क्या था, सिकंदर थर्ड या सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर तृतीय। इसके पिता कौन थे, फिलिप। इसके पिता कौन थे सिकंदर के, फिलिप सेकंड। इसके गुरु कौन थे सिकंदर के, अरस्तु। इसके गुरु कौन थे, अरस्तु, ठीक है। इसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति कौन था, निर्याकस। जब 345 बीसी में इसका जन्म हुआ, 345 बीसी में, और 323 में सिकंदर की क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है। इसने क्या करा था, विश्व विजय का सपना देखा था, विश्व विजय का क्या देखा, सपना, ठीक है। जब इसकी पिता की मृत्यु, फिलिप की मृत्यु कब हुई, फिलिप की मृत्यु कब हुई, फिलिप सेकंड की 334 बीसी में, ठीक है। तो गद्दी पर कौन बैठेगा, सिकंदर बैठेगा। गद्दी पे व्यक्ति क्या करेगा, आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर देगा। आसपास के राज्य मतलब कौन कौन से, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका, आसपास के जो यूनान का और देश है, ठीक है। और ईरान को जीत लेगा, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। और क्या जीतेगा, इराक को जीतेगा। इसने ये कसम खा रखी थी, जब तक मैं समुद्र के पास नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं अपना युद्ध लड़ना बंद नहीं करूंगा। काफी क्रूर, काफी शक्तिशाली शासक था ये, ठीक है, सिकंदर। इसने अपने सभी भाइयों को मार दिया था, जितने भी उत्तराधिकारी थे गद्दी के लिए, सभी की हत्या करके कौन बैठा था, सिकंदर, ठीक है। इराक पे जीत लिया। फिर उसके बाद इसने क्या, काबुल, हिंदकुश, बैक्टीरिया की जगह, बैक्टीरिया, सोगडीना, ओके, सोगडीना। फिर इतनी सारी जगह जीतकर, आपको पता होगा काबुल के बाद क्या आता है, जहाँ आगे तक्षशिला। तो अब कहाँ पर बढ़ेगा, ये भारत की ओर बढ़ेगा, तक्षशिला की ओर, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया सिकंदर का, और बाद में मैं और अभी इसके बाद सिकंदर ही चालू करेंगे, सिकंदर पढ़ाऊंगा तब और उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा पतली सी एरिया है इधर का, थोड़ा सिक्किम, भूटान, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा हाल में 1 मिनट में क्या होगा, भारत का मैप। इसके थ्रू क्या समझेंगे सिकंदर कैसे कैसे आया, ठीक है। ये था भारत का मैप उसका। अब देखो इधर क्या है, मगध, बिहार वाले रीजन में, ठीक है। इधर क्या है अपना, ये उस टाइम का पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब मिला के क्या था, पंजाब का पूरा है। इधर क्या है, कश्मीर,
ठीक है। और इधर क्या ऊपर क्या है, तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। ओके। इधर क्या अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या काबुल, इधर थोड़ा इधर क्या काबुल, काबुल। और इधर ही है क्या बैक्टीरिया, सोडिया, काबुल, काबुल व बैक्टीरिया, इधर ही क्या काबुल व बैक्टीरिया। ठीक है, पूरा बता दूं कैसे क्या आया था। ठीक है। और इधर लगभग ऊपर था लगभग क्या यूनान, यूनान। और अफगानिस्तान के बगल में समझ लो क्या था ईरान, ईरान। थोड़ा समझ लो, मतलब ऐसे बनाया है मैंने समझाने के लिए। अब मगध में कौन शासक कर रहा था, शासन कौन कर रहा था, धनानंद, आखिरी है धनानंद। पंजाब में कौन शासन कर रहा था, पोरस। तक्षशिला में कौन कर रहा था, अम्बी कुमार, अम्बी या अम्बी कुमार। ठीक है। अब क्या करा, आपको बता दिया मैंने, सिकंदर ने सारे एरियाज को जीत लिया था, विश्व के जो भी आसपास, मतलब मध्य एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका, ईरान जो अकमनी डायनेस्टी, उसको भी जब से शक्तिशाली डायनेस्टी को हरा दिया था। तो सिकंदर काबुल बैक्टीरिया इधर से होते हुए, काबुल बैक्टीरिया से होते हुए आगे कहाँ बढ़ा, तक्षशिला के आस पास बैठ गया। अब ये बात सबसे पहले किसको पता चली, चाणक्य को पता चलेगी, क्योंकि वो वहाँ के गुरु हैं, क्योंकि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं, पढ़ते थे, विद्वान थे उस टाइम के। ठीक है। चाणक्य की बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब भी अगर सिकंदर ने भारत पर अटैक कर दिया, मगध पर अटैक कर दिया, तो बाई चांस उसे हरा दिया मगध को, क्योंकि शक्तिशाली तो वो सिकंदर भी है, तभी उसने इतने सारे एरिया जीत पाए, इतने सारे, आधा विश्व जीत पाया। मगध को हरा दिया, भारत पर अगर उसका कब्जा हो गया तो क्या होगा, अत्याचार होगा, अत्याचार करेगा, अपने हिसाब से चलाएगा वो। ठीक है। टैक्सेस लागू करेगा, इम्पोज करेगा, टैक्सेस मतलब कर लागू करेगा, अनुचित कर लागू करेगा, लूटेगा भारत को, बेसिक यही करेगा। ठीक है। भारत एक तरह से मतलब बर्बाद हो जाएगा। ये चाणक्य को ये बहुत अच्छे से पता था। ठीक है। चाणक्य को ये अच्छे से पता था, क्योंकि अब आप खुद ही सोचो कि जो बंदा बाहर से आ रहा है, यूनान से आ रहा है, उसको भारत के कल्चर और लैंग्वेज मतलब और कल्चर एंड रिलीजन के बारे में क्या पता होगा, कैसे वो शासन करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो वही कहानी है, जैसे अगर हम चाइना के पीएम बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ से भारत से कोई इंसान जाके, तो कुछ विकास कर पाएगा चाइना का, नहीं कर पाएगा। उनका कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, क्या उनके वो है नीड्स, क्या हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो यही हाल होता है। तो चाणक्य ने क्या करा, चाणक्य कहाँ पर आए, मगध में आए, मगध में। और जो धनानंद क्या करता था, बस अपने जितना भी यहाँ तक का राजपाट था बस यहीं तक चलाता था, इसको कोई मतलब नहीं था उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा है, कोई इसको मतलब नहीं था। तभी तो ये सिकंदर ने आक्रमण कर लिया, नहीं और कोई अच्छा राजा होता महापद्मनंदा के टाइम पर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो शक्तिशाली था। ठीक है। तभी तो इसके टाइम पर ही हुआ उत्तर पश्चिम से आक्रमण। चाणक्य आया मगध में, तो कुछ बात बने, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, आपको पता है, मगध में आए, धनानंद के पास आए मिलने के, सम्राट को मेरा प्रणाम, देव सिकंदर महान जी आक्रमण कर रहा है यहाँ पर तक्षशिला पर, आप कैसे न कैसे करके उसको रोक लीजिए, अपनी मगध की संयुक्त सेना लेकर कहाँ पर पहुंच जाइए, इधर पहुंच जाइए तक्षशिला पर लड़ने, किससे, सिकंदर से। अब ये धनानंद जो था संकी टाइप का आदमी था, मतलब अपने बहुत से इंसान होते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बताना, मैं कर रहा हूँ तो उचित है, भले ही वो गलत कर रहे हो लेकिन मैं कर रहा हूँ तो उचित है। ऐसे ही था धनानंद, बिल्कुल है। उसने क्या करा, अब छोटे से उसने धनानंद ने क्या कहा चाणक्य को, अब बताओ छोटे छोटे विद्वान, छोटे छोटे पंडित भी हमें ये समझाएंगे कि हमें कब एक राजा को कब क्या करना चाहिए। ठीक है। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की, उसकी चुटिया पकड़वा कर बाहर पिटवा दिया दरबार से। ठीक है। तो चाणक्य ने उसी टाइम कसम काली प्रतिज्ञा ली कि जिस राजगद्दी का तेरे को इतना घमंड है धनानंद, अगर उसी राजगद्दी से मैंने तुझे नहीं हटा दिया, तुझे नहीं मरवा दिया, मेरा नाम ही क्या नहीं, चाणक्य नहीं। ठीक है। चाणक्य नहीं, ये कहकर कहाँ लौट गए, वो तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर। अब जैसे कि वो रास्ता में मिले कौन उन्हें, चंद्रगुप्त मौर्य का मिले रास्ता में, चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने देखा तो वो समझ गए इस बालक में सर्वगुण संपन्न है, ये बालक, इस बालक में सभी गुण है एक राजा बनने के, जो एक राजा में होना चाहिए, अच्छे राजा। ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य राज किल्लम खेल खेल रहे, राजाओं का खेल होता है, जैसे एक राजा होता है, राजा बन गए, मंत्रिमंडल बना लिया, जो राज्य मंत्री, वित्त मंत्री और
प्रधानमंत्री, ठीक है। ये खेल खेला थे, बड़े प्रभावित हुए चाणक्य। और 326 बीसी में 326 बीसी में लेगा चाणक्य इसको कहाँ पर, तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला। 3 साल तक इन्होंने क्या करा, उसको प्रशिक्षित करा, उसको प्रशिक्षण दिया, अच्छा, ठीक है। और 3 साल के बाद एक बड़ी आर्मी तैयार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने, इतनी बड़ी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छी आर्मी थी, अच्छी आर्मी तैयार कर कहाँ पर अटैक करा, मगध पर, ठीक है। 323 बीसी में, क्योंकि 326 में ले गए थे, ठीक है। 323 बीसी में आक्रमण करा और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। मात्र चंद्रगुप्त मौर्य की एज उस टाइम बताई जाती है कि 17 या 16 वर्ष के मात्र बालक हो गए, ज्यादा एज नहीं है इनकी, मात्र एक बालक में, ठीक है। लेकिन पराक्रमी बहुत थे ये, चाणक्य को अपने परम गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे। चाणक्य को उन्होंने पीएम भी बनाया था, महामात्र भी बनाया था, ठीक है। सब कौन थे, इनके चाणक्य थे। तो चाणक्य के वजह से मगध में क्या आया, मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। तो मगध में 323 बीसी में क्या हुई, स्थापना हुई किसकी, मौर्य वंश की। और वहीं पर मैंने बता दिया, इसने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि ये धनानंद तो गया नहीं अपनी सेना लेकर। तो तक्षशिला में जो राजा था अम्बी, तक्षशिला पर अटैक कर दिया, किसने, सिकंदर ने अटैक कर दिया। अब ये जैसे ही देखा तक्षशिला का जो राजा था अम्बी कुमार, उसने देखा सिकंदर अटैक कर रहा है, तो वैसे ही उसने सरेंडर कर दिया, सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, वैसे कि हमको नहीं लड़ना आपसे, हम आपकी सेवा में, ठीक है, हम आपको तक्षशिला से भारत में घुसने के लिए जगह देंगे, ठीक है। तो पहला गद्दार किसको माना जाता है, अम्बी कुमार को, अम्बी, पहला गद्दार कौन है, अम्बी कुमार, ठीक है, जिसने सिकंदर को भारत में घुसने के लिए जगह दी और उसको अपनी सेना से सहायता दी, ठीक है, पहला गद्दार। अब तक्षशिला से होते हुए चाणक्य सिकंदर कहाँ पहुंचा, पंजाब, ठीक है, पंजाब में कौन शासन कर रहा था, पोरस शासन कर रहा था, राजा पोरस या पुरु या पुरुषणी, कुछ भी कह रहे, ठीक है, पोरस। अब पोरस ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और क्या कहा, हम युद्ध करेंगे। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, कौन सा, हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज, या फिर इसी को कहते हैं झेलम का युद्ध, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, झेलम का युद्ध। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। वैसे युद्ध हार नहीं हुआ था, ये लोग दोनों सेनाएं अपने कैंप लगाकर तो बैठ गई थी झेलम नदी के किनारे, कई हफ्तों तक ये लोग कैंप लगाकर बैठे रहते, क्योंकि आपको पता होगा झेलम नदी और ये सब पंच नदियां जो है ऊपर वाली जो उत्तर में रहती है वो हमेशा भरी रहती है, ठीक है। उस टाइम पे बाढ़ के हालात बन रहे थे झेलम में, तो कई टाइम तक हाल्ट चलता रहा, ऐसे वेट करते रहे। लेकिन सिकंदर ने क्या करा, एक रात हुई, रात में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कूच करो, किस पर आक्रमण करो, किस पर, पोरस पर क्या कर दो, आक्रमण करो। तो रात में ही आक्रमण हो गया, पोरस भी तैयार ही था। तो सुबह तक बहुत दिनों तक युद्ध चला पोरस और सिकंदर के बीच। और आपको पता होगा पोरस के पास हाथी थे, 1000 हाथियों की सेना थी, घुड़सवार भी कई थे, 1 लाख की सेना लगभग पोरस के पास थी, राजा पोरस के पास। भारत के इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में पोरस ने किसको पराजित कर दिया, सिकंदर को। यूनान इतिहासकार मानते हैं सिकंदर ने किसको पराजित कर दिया, भारत के पोरस को। लेकिन तर्क ये दिया जाता है, यूनान वाले कहते हैं सभी इतिहासकार, कि सिकंदर ने भारत के पोरस को पराजित कर दिया, राजा पोरस को पराजित कर दिया और उसका राज्य इसको सौंपकर यूनान लौट गए, ठीक है, सिकंदर यूनान लौट गया। लेकिन भारत वाले काउंटर अटैक करते हुए कहते हैं यूनान के इतिहासकारों पर कि वह इंसान सिकंदर जिसने अपने सभी भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की और लगभग जितने भी आज तक उसने राज्य जीते या देश जीते, उनके सभी लोगों पर अत्याचार किया, बहुत हत्याएं करवाई, मारकाट करवाई। तो क्या वह इस पंजाब जैसे भव्य और शक्तिशाली राज्य को कैसे छोड़ सकता है, जिसमें अपार धन हो, सभी नदियां, मतलब एक तरह से अच्छी कंडीशन थी पंजाब के राजा को और उसके राज्य को कैसे छोड़ सकता। तो कुछ जवाब नहीं रहता यूनान के इतिहासकारों को। तो इसलिए इस युद्ध का जो वो रिजल्ट इसमें पता नहीं चलता कि कौन जीता, सिकंदर जीता कि पोरस जीता। कहते हैं सिकंदर हारा नहीं, वो सिकंदर जीता नहीं, पोरस हारा नहीं, ऐसे कहते हैं, ठीक है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अटैक किया था
मगध पर, पाटलिपुत्र पर। तो एक बार में ये नहीं जीत पाते कि एक बार, क्योंकि धनानंद की भी सेना बहुत बड़ी थी, पूरा मगध बहुत बड़ा था। तो इनसे गलती क्या हो रही थी चंद्रगुप्त मौर्य से। अब मिटा दो इसको, बहुत देर हो गई, समझा थोड़ा कैसे नाटक की। ये मान लो ये है पाटलिपुत्र, ये क्या है, ये क्या है पाटलिपुत्र या प्रेजेंट टाइम का पटना, ठीक है। इस टाइम पे कैपिटल किसकी थी, मगध की थी, आज भी ये बिहार की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त क्या करते थे, इनके डायरेक्ट अंदर अटैक कर देते थे राजभवन पर, ठीक है। तो क्या हुआ, गलती ये हो रही थी कि डायरेक्ट राजभवन पर अटैक कर देते थे, आसपास के एरियाज को छोड़कर डायरेक्ट राजभवन पर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बार क्या खा रहे, मतलब पराजित हो गए यहाँ पर। तो एक बार क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, रोटी। तो चाणक्य ने उनसे कहा, चाणक्य और उनकी माँ ने, कि बेटा शिष्य, जब भी रोटी अपन खाते हैं तो उसको एकदम बीच से नहीं खाते, बीच से नहीं खाते, मतलब एकदम सेंटर से नहीं खाते, अपन आसपास से टुकड़े खा ले, थोड़ा थोड़ा कर फिर पूरी खा जाते हैं, ठीक है, पूरी खा जाते हैं। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य को इतना केयर किया, जब चाणक्य ने, तो सब समझने आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या समझने आ गया कि मुझे अटैक करना है कहाँ पर, पहले मुझे डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर अटैक नहीं करना, आसपास के जो रीजन है इनको जीतते हुए चलना है, फिर एकदम अटैक किस पर करना है, पाटलिपुत्र पर, तब मैं सक्सेसफुल होगा। और ऐसे सक्सेसफुल भी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये गलती कर रहे थे। चाणक्य बहुत कुटिल बुद्धि के थे, बहुत चतुर बुद्धि के थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत दूरदर्शी थे, दूर की सोचते थे, ठीक है, दूर की सोचते थे, बहुत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे चाणक्य ने क्या किया, जो नंद वंश की जो मोहर होती नहीं, नंद वंश, जब किसी भी वंश होता राजा का, तो उसकी क्या होती है, मोहर होती है, राजकीय मोहर जिसे हम कहते हैं, राजकीय, राजा की मोहर राजकीय, ठीक है। उसकी मोहर से मतलब राजा की अगर किसी के पास मोहर होती थी ना उस टाइम, तो कोई भी अधिकार प्राप्त कर सकता था, कोई भी अधिकार, निरंकुश अधिकार मिलते थे उसे, ठीक है। जैसे सेना के अधिकार, सेना बढ़ा लो अपनी, कुछ भी अधिकार, ठीक है। तो ये चुरा ली किसने, चाणक्य ने चुरवा दी इसको, मतलब चोरी करवा दी इसकी। तो ये किसके पास आ गई, चाणक्य के पास, नंदवंश की मोहर, ठीक है। और इसका यूज करके, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे निरंकुश अधिकार प्राप्त किसने किए, चाणक्य ने। निरंकुश अधिकार प्राप्त किसने की, चाणक्य ने। और शक्तिशाली सेना किसकी बना दी, चंद्रगुप्त मौर्य की, अपने शिष्य की शक्तिशाली सेना, ठीक है। शक्तिशाली सेना किसकी बना दी, चंद्रगुप्त की, ठीक है। और इसी शक्तिशाली सेना से कहाँ पर अटैक हुआ, नंदवंश पर, और नंदवंश का अंत कर दिया, ठीक है, अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे नहीं जीता था, पूरे मगध को ऐसे ही नहीं जीत पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या फायदा भी उठाया था बहुत अच्छे से, कई कारणों से नंदवंश को पराजित किया था, कई सारे वो लगाए थे, जैसे सिंपल भारत का मैं बनाऊंगा, जैसे सिंपल, ठीक है, समझाने के लिए। ये क्या है, मगध था, मगध, और ये क्या था, पंजाब और कश्मीर, ठीक है। अब जो धनानंद वो क्या था, भोग विलासी था, मतलब शौक में रहता था, आराम से, मतलब आराम करना, आराम फरमाना, सब्र वो करना, ऐसा आराम, ठीक है। शौक में धनानंद जो था वैसा अय्याश टाइप का आया था एक तरह से, धनानंद हमेशा लोभी, लालची, ये सब उड़ते उसमें, ठीक है। ये था ये। अब धनानंद जो था बस यहाँ तक ही देखभाल करता था, उसको कोई मतलब नहीं है उत्तर पश्चिम में इधर क्या चल रहा है, कहाँ पर अशांति फैली है, इंटरनल डिस्टर्बेंस फैला रहता था हमेशा। कहीं आपको पता है राही यहाँ पर ध्यान नहीं देगा उत्तर पश्चिम में, तो ये विदेशी आक्रमण करेंगे, आपस में ये लोग भी आक्रमण करेंगे, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो फैलेगा, अराजकता तो फैलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अनुकूल लाभ उठाया इस स्थिति का, क्या करा, पंजाब के राजा और कश्मीर के राजा को भड़काया इसके खिलाफ, धनानंद को, कि आप मेरी सहायता करो, सेना दो अपनी मुझे, मेरी सेना बढ़ाने में मदद करो, और मैं धनानंद को परास्त कर दूंगा और रूल करूंगा मैं किस पर, मगध पर। और उसके बदले में
मैं आपको टैक्स से मुक्त कर दूंगा जब मैं रूल करूंगा तो, ठीक है। तो कश्मीर और पंजाब ने इसका सहायता दी किसकी? चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, ठीक है। क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के पास कोई 17 साल का लड़का तो गया था, लेकिन उसका नाम ये पता नहीं है कि चंद्रगुप्त ही था क्या और कोई गया था, लेकिन कोई लड़का सेनापति मतलब पराक्रमी लड़का जरूर गया था। तो बहुत से इतिहासकार कहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, ठीक है। तो पंजाब प्लस कश्मीर की सहायता किसको मिल गई? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, ठीक है। और अब संयुक्त सेना के साथ किसको पराजित करेगा? ये नंदवंश को, ठीक है, नंदवंश। ये इतने कारण थे कि नंदवंश जल्दी समाप्त हुआ और मौर्य वंश स्थापित हुआ। अब अगली क्लास में हम किसको पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे, जिसमें दारा मतलब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। जिसमें भी मुख्यतः कौन कौन से आक्रमण पढ़ेंगे? एक तो फारसियों के द्वारा, ईरान वालों के द्वारा, फारसी प्लस और कौन? यूनान के आक्रमण, यूनान जो सिकंदर ने आक्रमण किया वो पढ़ेंगे। ये शेड्यूल रहेगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब आएंगे मगध की सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश, सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश, जिसने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। ये हमारा रहेगा शेड्यूल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।